नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं 6 साल पहले हुई एक ऐसी हृदय विदारक घटना की जिसके जख्म आज भी ताजे हैं। सबसे पहले हम मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए 5 किसान भाइयों को और पुलिस फायरिंग का विरोध कर रहे घनश्याम धाकड़ को देश न्यूज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 जून 2017 वह तारीख है जब मंदसौर जिले में हाईवे पर किसानों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की थी। गोली लगने से 5 किसानों की मौत हो गई थी। एक किसान की मौत 3 दिन बाद पुलिस हिरासत में हुई थी। जांच आयोग भी गठित हुआ, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि अंतिम रिपोर्ट क्या दी गई थी। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी गई। इससे घर परिवार की परिस्थितियां तो बदल गईं, लेकिन परिजनों के आंसू 6 साल बाद भी नहीं सूखे। जख्म आज भी घटना वाले दिन की तरह ताजा है। दरअसल मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर 1 जून 2017 से ही राज्य में प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि मंदसौर का आंदोलन इतना बड़ा नहीं था। यहाँ किसानों ने आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस निकाला था। उन्होंने मंडी के व्यापारियों से अपील की थी कि वे भी समर्थन में अपनी दुकान बंद करें। व्यापारियों ने पिपलिया मंडी थाने में प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए। किसान रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यहां तक कि किसानों के खिलाफ एक ही मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान और उग्र हो गए। 6 जून को सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया गया कि वे व्यापारी पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए भारी संख्या में पार्श्वनाथ चौपाटी पर जुटे और वहां से वे पिपलिया मंडी थाने की ओर प्रस्थान करेंगे। किसानों की भारी भीड़ को रोकने के लिए सीआरपीएफ की यूनिट भी लगाई गई थी। पार्श्वनाथ चौपाटी पर भीड़ को शांत कराने की जिम्मेदारी सिटी एसपी साईं कृष्ण थोटा पर थी। प्रत्यक्षदर्शी किसान बताते हैं कि किसान और सीआरपीएफ के जवानों के बीच मामूली झड़प हुई थी, जिसके बाद जवानों ने किसानों पर गोलियां चला दी। हालांकि सिटी एसपी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था और ना ही ये उनके अधिकार क्षेत्र में था। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष जेके जैन के सामने सीएसपी ने अपना बयान दर्ज कराया था कि उन्होंने ना तो कोई फायरिंग का आदेश दिया और ना ही उनके सामने कोई फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बारे में उन्हें 3 घंटे बाद तक भी जानकारी नहीं थी। 3 घंटे बाद पिपलिया मंडी थाने के पास भी गोली चल चुकी थी। इसलिए उस घटना के लिए सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति का बयान आज तक सवालों के घेरे में है। सीएसपी ने यह बयान दर्ज कराया था कि जब वे पार्श्वनाथ चौपाटी पर पहुंचे थे तो वहां लगभग 1500 से 2000 की संख्या में प्रदर्शनकारी देसी कट्टे, धारदार हथियार और पेट्रोल बम के साथ मौजूद थे। सीएसपी के अनुसार उनके पास सिर्फ 10 की संख्या में पुलिस बल था और 25 की संख्या में सीआरपीएफ जवान थे। उन्हें यह नहीं पता था कि किसके आदेश से वो बटालियन भेजी गई थी, क्योंकि उन्होंने एसपी से इसकी कोई मांग नहीं की थी। फिर उन्होंने भीड़ को वहां से हटाया और लौटाया। घटनास्थल पर गोली चलना और किसके आदेश पर सीआरपीएफ के जवानों का वहां होना जैसी 2 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में सीएसपी को कोई जानकारी ना होना बड़े सवाल खड़े करता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि एसपी ओपी त्रिपाठी को भी घटना के 3 घंटे बाद तक फायरिंग की कोई जानकारी नहीं थी। यह बयान उन्होंने आयोग के समक्ष खुद ही दर्ज कराया था। पार्श्वनाथ चौपाटी पर एसपी ने सीआरपीएफ की 25 लोगों की एक बटालियन भेजी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों से उनकी झड़प भी हुई थी। सीआरपीएफ के 5 जवान विवेक मिश्रा, उदय प्रकाश, अरुण कुमार, विजय कुमार और बी शाजी ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि उग्र भीड़ ने उन पर हमला किया था। इसी हमले के बीच छीना झपटी में उनसे गोली चल गई। मगर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इस बारे में ऊपर तक कोई जानकारी नहीं दी और ना ही शिकायत दर्ज कराई।
इस घटना के बाद बिना रिपोर्ट दर्ज कराए या मेडिकल कराए वे वापस नीमच चले गए। कुछ ही दूरी पर सिर्फ 2 जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन अपने बयान में सभी शीर्ष अधिकारी यही कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पार्श्वनाथ चौपाटी पर गोली चलने के बाद पुलिस टीम वापस लौटने लगी। किसानों ने घायलों को अस्पताल ले जाना शुरू किया और शेष भीड़ थाने के पास जुट गई। तत्कालीन प्रधान आरक्षक दिलीप कुमार ने जैन आयोग के समक्ष अपने बयान में बताया कि वो भीड़ लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारियों की रही होगी और उन्हें जानकारी मिली कि वो पूरी भीड़ थाने और पुलिस वालों को जलाने आ रही है। प्रधान आरक्षक ने अपने बयान में यह भी कहा कि लगभग 100-150 लोगों की भीड़ उन्हें घसीट कर ले गई, बहुत पीटा और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। उस दौरान भीड़ लगातार पुलिस वालों पर पथराव और फायरिंग कर रही थी। हालांकि इनका मेडिकल करने वाले डॉक्टर निशांत शर्मा और डॉक्टर कैलाश गर्ग ने जैन आयोग के समक्ष अपने बयान में जो बातें कहीं वह प्रधान आरक्षक द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए आरोप पर सवाल खड़े करती हैं। डॉक्टर निशांत ने स्वीकार किया कि पुलिस कर्मियों को हाथ, पैर और कंधे पर सामान्य चोटें आई थी। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार और पेट्रोल बम इत्यादि से आई चोटों से इनकार किया था। पिपलिया मंडी थाने पर पुलिस जवाबी कार्रवाई में फायरिंग को स्वीकार करती है। हालांकि यह बात सिर्फ प्रधान आरक्षक ने स्वीकार की है, लेकिन बड़े अधिकारियों ने नहीं। यहां पर हुई फायरिंग में 3 किसानों की मौत हुई थी और कुछ घायल भी हुए थे। थानेदार अनिल ठाकुर ने आयोग के सामने यह बयान दिया कि पुलिस के द्वारा सिर्फ हवाई फायरिंग की गई, जिससे किसी की मौत नहीं हुई थी। उन्होंने भीड़ पर यह आरोप लगाया कि आग्नेय शस्त्रों, देसी कट्टे और पिस्टल से गोली चलाने के दौरान 3 लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ये रहा कि इस कांड के बाद कलेक्टर, एसपी और सिटी एसपी तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था, मगर 22 राउंड गोली चलाने वाले थानेदार अनिल ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ पिपलिया मंडी पुलिस स्टेशन पर थी तो वहां का नेतृत्व एसडीएम श्रवण कुमार भंडारी के हाथ में था। श्रवण कुमार ने जैन आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि उन्होंने भीड़ से लगातार संवाद किया, मगर आंसू गैस और लाठीचार्ज के बाद भी भीड़ अनियंत्रित रही तो थानेदार और अनुविभागीय अधिकारी के लिखित आवेदन पर 1:45 पर गोली चलाने का आदेश दिया। आदेश के कुछ ही देर बाद 2 बजे उन्होंने कलेक्टर को इस बात की सूचना दी। एसडीएम ने आदेश देने से पहले डीएम से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, मगर कलेक्टर ने आयोग के समक्ष अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि इस आदेश के तुरंत बाद ही उन्हें इस बात की सूचना दी गई थी। कलेक्टर ने कहा कि पार्श्वनाथ चौपाटी और पिपलिया मंडी थाने पर भीड़ के उग्र होने और बल प्रयोग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि तब तक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। कलेक्टर के अनुसार उन्हें इस बात की सूचना तब मिली जब वे एसपी के साथ 3:50 पर घायलों से मिलने जिला चिकित्सालय गए। उन्हें यह जानकारी मिली कि इन 2 जगहों पर फायरिंग हुई। इसके बाद वे पुलिस अधीक्षक के साथ पिपलिया मंडी थाने पहुंचे और एसडीएम श्रवण कुमार भंडारी से उनकी मुलाकात हुई। कलेक्टर के अनुसार इस बात की जानकारी एसडीएम से पहली बार यहीं पर पता चली। इस तरह 2 शीर्ष अधिकारियों के बयान का विरोधाभास कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता पारस सकलेचा बताते हैं कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के 4 के तहत सरकार को 6 महीने के अंदर रिपोर्ट की अनुशंसा पर कार्रवाई कर उसे विधानसभा में पेश करना था, मगर उन्होंने 4 वर्षों तक उसे लंबित रखा। इस पर हमने जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई के बाद 24 अप्रैल को सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया था। पारस सकलेचा इस घटना को गोलीकांड नहीं बल्कि सरकार के इशारों पर किया गया हत्याकांड बताते हैं। पारस सकलेचा कहते हैं कि जैन आयोग की रिपोर्ट शासन द्वारा पेश करने पर यदि उसमें पूरा न्याय नहीं मिला तो हम उसको भी न्यायालय में चुनौती देंगे, और तब भी न्याय नहीं मिला तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे। घटना में जिला पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल के सेक्शन 4 चैप्टर 5 का उल्लंघन किया है। रेगुलेशन 441 कहता है कि अगर कोई भीड़ अनियंत्रित होती है तो उसे सबसे पहले वाटर कैनन या लाठी चार्ज कर तितर बितर किया जा सकता है। रेगुलेशन 442 यह कहता है कि
भीड़ जब पूरी तरह से अनियंत्रित और हिंसक हो जाए तो हथियारबंद जवान मोर्चा संभालते हैं और तब हालात को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर याचिकाकर्ता पारस सकलेचा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस घटना के बारे में उनके क्या विचार हैं। पारस सकलेचा जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। पारस सकलेचा जी, आप उन 6 याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने मंदसौर गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने याचिका लगाई है। आज 6 साल बाद भी आयोग की रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार पूरे जांच आयोग बनाने से उसको बनाने के बाद की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि आदरणीय शिवराज जी उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने गोलीकांड किया। जांच आयोग को पूरे अधिकार नहीं दिए, उसको कार्यालय तक नहीं दिया, उसको सचिव तक नहीं दिया। हमने जांच आयोग ने जो जांच शुरू की तो हाशपट जांच हुई, उतनी तेज गति से हुई कि हम कलेक्टर का, एसपी का, एसपी का हम क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं कर सके हमारा वकील। और जब हमने 6 महीने जांच आयोग बढ़ाने के लिए उन्हें आवेदन दिया तो उन्होंने मात्र 1 महीने हमारा जांच आयोग बनाया। मेरा है, मेघा पाटकर जी का है, और जो मृतक है उनके परिवार के लोगों के बयान के आवेदन देने के बाद भी बयान नहीं लिए गए। क्षमा चाहता हूं, आपको रोकना चाह रहा हूं। इसमें एक प्रश्न यह आता है कि उन किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यह नहीं लगता कि मुआवजा देकर उनके आंसू खरीदे गए हैं या सरकारी नौकरी देकर उनका मुंह बंद किया गया है? जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी। और जैसा जिसमें मेरी कल भी उनसे मुलाकात हुई, परिवारों से मैं गया था, जाता था रेगुलर, तो अभी भी उनके मन में नाराजगी और सरकार का ये इंटेंशन है कि वो कुछ नहीं बोले और उनको नौकरी देने के बाद भी वो सरकारी कर्मचारी बनने के बाद उनको दबाव दिया जा रहा है उनके पर, जो लोग नौकरी उनको धोस दी जा रही है कि अगर आपने आगे कार्रवाई के लिए किसी को सपोर्ट किया तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे ये गोलीकांड नहीं, हत्याकांड है। सरकार के इशारे पर वहाँ गोली चलाई गई गैर कानूनी तरीके से। जी, उस समय मुख्यमंत्री ने उपवास किया था और वह सब कुछ मुख्यमंत्री ने 1 दिन का उपवास किया, वह सारा ड्रामा है। और सारे ड्रामे के पीछे एक कहानी यही है कि किसी तरीके से घटना को दबाया जाए। शुरू की 2 गोली चली वही पार्षद चौपाटी पे, उसमें कुर्सी ने आर्डर नहीं दिया और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी मर्जी से खेत पे खड़े किसानों पे गोली चला दी, जबकि वो सड़क पर उनसे 50 मीटर दूर खड़े थे। दूसरी 3 गोली जो चली उससे वह 1.5 घंटे बाद चली। जब 2 गोली आप चला चुके, किसी को यू हैव नॉट इन्फॉर्म, तो 1.5 घंटे बाद गोली चला दो, एसपी कलेक्टर को पता तक नहीं। एसपी कलेक्टर कहते हैं कि गोली 1:30 बजे चली, मुझे 3:50 में पता लगा। तो ये क्या पूरा मजाक बना दिया और पूरी गोलियां इस तरीके से चलाए कि लोग मरे। अब क्या उनको न्याय दिलाने के लिए आप कोई कदम उठाएंगे? हम तो शुरू से उसमें लगे आंदोलन में, हम 2 बार जेल भी गए उस आंदोलन के लिए, हमने वहां भी आंदोलन किया है। फिर हमने सीबीआई जांच की मांग के लिए आवेदन लगा था, जिसे हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने यह कदर खारिज किया कि चूंकि जैन आयोग कार्य कर रहा है, सरकार कार्रवाई करने के स्वतंत्र है, इसलिए अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं है। और जैसा कि कांग्रेस की ओर से जो आरोप पत्र बनाया जा रहा है उसमें भी इस घटना का जिक्र किया गया है क्या? जी जी, उसमें इस घटना का उल्लेख है, पूरा। और हम फिर अगर जैन आयोग से हमें न्याय नहीं मिला, अगर रिपोर्ट नहीं रखी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और अगर जैन आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें हमें लगा कि जैन आयोग ने पार्शलिटी की, पूरा न्याय नहीं किया, तो हम पुनः सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे पारस सकलेचा जी, जिनका कहना है कि न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो वहां तक भी जाएंगे। और पारस सकलेचा जी मंदसौर गोलीकांड को एक हत्याकांड मानते हैं। तो यह तो था घटनाक्रम कि क्या हुआ और कैसे हुआ और उसके बाद जांच के नाम पर क्या क्या हुआ। लेकिन उन जख्मों का क्या, जो 6 साल बीत जाने के बाद आज भी हरे हैं। जिन लोगों ने पुलिस फायरिंग में जान गंवाई, उनके परिजनों के आंख के आंसू आज भी नहीं सूखे। पुलिस कस्टडी में मारे गए किसान घनश्याम धाकड़ के पिता दुर्गालाल धाकड़ आज भी दुखी और निराश हैं। वे कहते हैं, प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देकर खरीद लिया है। पुलिस फायरिंग में मारे गए किसान कन्हैया लाल के बेटे जितेंद्र कहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी देकर चुप कराया गया है। असली न्याय तो तब मिलेगा जब दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। फायरिंग के दौरान मारे गए एक नाबालिग अभिषेक पाटीदार की मां कहती हैं कि 6 साल के बेटे के बिना जिंदगी बिताना कितना मुश्किल रहा है
वो बता नहीं सकती। अब न्याय की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन न्याय के लिए जब तक और जहां तक लड़ा जा सकता है वे जरूर लड़ेंगी। गोलीकांड में मारे गए किसानों में सबसे कम उम्र का 17 वर्षीय अभिषेक था। अभिषेक तब 11वीं कक्षा उस समय पास की थी। वह डॉक्टर बनना चाहता था। उस दिन वो ऐसे ही प्रदर्शन में चला गया था क्योंकि वह भी किसानों वाले बैकग्राउंड से आता था। अभिषेक की मौत के बाद मां अलका पाटीदार ने पुराने घर को छोड़ दिया, एक नया घर बना लिया जहां वो अपने बड़े बेटे के साथ रहती है। अभिषेक की मां उन 6 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जो जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर लाने की लड़ाई लड़ रही हैं। वे कहती हैं कि बीते 6 साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा जब बेटी की याद ना आई हो। 17 साल के बेटे को खोने का दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मानती हूँ कि सरकार ने बड़े बेटे संदीप को मंदसौर कलेक्ट्रेट में चपरासी की नौकरी दी है और मुआवजा भी दिया है, लेकिन ये मेरे अभिषेक की मौत का न्याय नहीं है। मैं तो चाहती हूं कि दोषियों को सजा मिले। अभिषेक पाटीदार की मां अलका को अपने बेटे के खोने का गम आज भी है। वे आरोप लगाती हैं कि अभिषेक की मूर्ति के अनावरण के दौरान उनके बड़े बेटे संदीप को यह हिदायत दी गई थी कि अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। इस दबाव के कारण संदीप उस दिन मौके पर मौजूद नहीं था। अलका का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो अभिषेक को अपना छोटा भाई बताकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब तक वो अभिषेक को न्याय नहीं दिला देते तब तक फूलों की माला नहीं पहनेंगे। फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और अब हर जगह माला पहनते हुए नजर आते हैं। बड़वन के घनश्याम धाकड़ को उनके साथियों के साथ दालोदा पुलिस थाने ले आई थी। वह फायरिंग में मारे गए किसानों को लेकर विरोध कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें इतना पीटा कि इलाज के लिए इंदौर रेफर करना पड़ा, जहां घनश्याम की मौत हो गई थी। घनश्याम की मौत के समय उनका बेटा 4 साल का और बेटी 2 साल की थी। घनश्याम की पत्नी रेखा दिन भर दफ्तर में काम के बाद शाम को घर लौटकर सारा काम करती हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को और बच्चों को संभाला है। पति की मौत के बाद 8 महीने बाद जब मंदसौर तहसील में क्लर्क की नौकरी लगी तो काम और बच्चों दोनों को एक साथ संभालना पड़ा। घनश्याम की पत्नी रेखा 12वीं पास है, कंप्यूटर चलाना भी जानती है। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिली। घनश्याम के पिता दुर्गालाल धाकड़ कहते हैं कि न्याय की आस तो उन्हें 6 साल से है, जो अब टूटने लगी है। सरकार ने हमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दोनों ही दी है। बच्चों की पढ़ाई का वादा किया था जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। वे कहते हैं कि उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है। दोषियों को बचाने के लिए पैसे देकर हमें चुप करा दिया गया है। फायरिंग में 22 साल के चैनराम की भी मौत हुई थी। उस समय उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। चैनराम की मौत के बाद साल भर बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और मुआवजे की रकम भी बहुत कहने पर ली। चैनराम के पिता किसान हैं। मुआवजे की रकम से उन्होंने घर बनवाया और बाकी पैसों को बचाकर रखा है ताकि जरूरत पर काम आए। पुलिस की गोली से मारे गए चैनराम के पिता गणपत लाल का कहना है कि अगर न्याय मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। जीरन तहसील में चैनराम के बड़े भाई गोविंद पाटीदार को चपरासी की नौकरी मिल गई है। फायरिंग में मारे गए कन्हैयालाल पाटीदार की पत्नी सुमित्रा अपने घर में गुमसुम रहती है। एक पक्का मकान है जो पति की मौत के बाद बनाया है। उनका गुस्सा सरकार के प्रति है। वे कहती हैं कि मुआवजा मिलना ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है मुआवजा देकर हमें खरीद लिया गया है। क्या दोषियों को बचाने के लिए हमें मुआवजा और नौकरी दी गई है? उनका बेटा जितेंद्र दालोद तहसील में चपरासी है। वो भी सरकार के रवैये से नाखुश हैं। वे कहते हैं कि सरकार ने हमें जो दिया वो ठीक है, मगर हमें ये सब देकर अपराधियों को क्यों माफ कर दिया? पति की मौत के बाद सुमित्रा ने बेटी पूजा की शादी कराई। वो कहती हैं कि घर में अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है। कन्हैयालाल के बड़े भाई जगदीश अब भी अपने भाई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 साल बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे भी उन 6 याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर लाने की मांग की। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार अमल करेगी और चीजें और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी।
किसान पूनम चंद की शादी को 1 साल हुए थे उस समय। पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी। पूनम चंद की मां दुर्गाबाई कहती हैं कि या तो मेरा बेटा लौटा दो या उसे गोली मारने वालों को गोली मार दो। फायरिंग में मारे गए टकरावत गांव के पूनम चंद उर्फ बबलू की शादी उसकी मौत से सिर्फ 1 साल पहले हुई थी। पत्नी को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिली, उसने दूसरी शादी कर ली और मुआवजे की आधी रकम बबलू की मां दुर्गाबाई को दे दी। बबलू की मां दुर्गाबाई अब अकेली है। अपनी बात कहते हुए उनका गुस्सा और आंसू एक साथ फूट पड़ते हैं। पुलिस फायरिंग में मारे गए सत्यनारायण अपने गांव के कुछ साथियों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे। बड़े भाई राजू धनगर बताते हैं कि सत्यनारायण के स्वभाव में ही हिंसा करना नहीं था। पुलिसकर्मियों ने निर्दोष किसानों पर गोलियां चलाईं। शुरुआत से ही हमारी मांग रही है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उसके बदले वे चाहें तो मुआवजे की रकम भी वापस ले जाएं। मुआवजे की रकम जो राजू और उनके 3 भाइयों ने आपस में बांट ली थी। भाई की मौत के बाद राजू को तहसील में चपरासी की नौकरी मिली। वे आरोप लगाते हैं कि जब सरकार का मन करेगा तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। ऐसी नौकरी और ऐसा मुआवजा जिसे यह माना जाए कि नौकरी देकर, मुआवजा देकर किसानों के परिजनों को खरीदा गया है या फिर उनका मुंह बंद कराया गया है। नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, मुआवजा मिल गया, हालात सुधर गए, लेकिन आंसू नहीं सूख पाए। वो जख्म आज भी उतने ही ताजा और हरे हैं जितने 6 जून 2017 को थे। 6 साल बीत गए। जो किसान पुलिस फायरिंग में मारे गए, उनकी कमी उनके परिवार में कोई पूरी नहीं कर सकता और वो कमी कैसे भी पूरी नहीं हो सकती है। हाँ, उनके परिजनों को शायद तब थोड़ा संतोष मिल जाए या उनकी ठंडी आह निकल जाए जब उन्हें न्याय मिल जाए। आज भी इंतजार है कि दोषियों पर कब कार्रवाई होगी और कब पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को न्याय मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।